हमारे चैनल स्पेलिंग टीचर में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है भाषा। आइए हम भाषा के ऊपर बात करते हैं। भाषा भाषा एक ऐसा साधन है जिससे हम एक दूसरे की बातों को समझने और अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों अथवा भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के भाव और विचारों को समझते हैं। मतलब सबसे ज्यादा हमारा जो है यहाँ पे भाव और विचारों और भाव सबसे मेन हमारा यही है कि हम लोगों के विचारों को ग्रहण करते हैं और अपने विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उनके भावों को भी। तो वो हमारा भाषा होता है। किसी भी भाषा का हमारा जो अर्जन होता है वो हमारा समाज से उत्पत्ति होती है उसकी, कि भाषा की जो उत्पत्ति है वो समाज से होती है। हम प्रत्येक व्यक्ति से मिलते हैं, उनकी अलग अलग भाषाएं होती हैं। जैसे हम ले लें कि 4 अलग अलग राज्य के व्यक्ति हैं, उन लोगों की अलग अलग भाषाएं हैं और अब वो अलग अलग उनको बोल दिया जाए कि एक जगह पे 4 महीने या 6 महीने रहने के लिए, तो वो जाहिर सी बात है कि वो एक दूसरे की भाषाएं में मतलब सीख जाएंगे। तो उससे जो उत्पन्न होएगी भाषा, अब फिर वो अपने अपने अलग अलग राज्यों में चले गए, वहां पे जाकर के वो वहां पे उन लोगों से बात करते हैं। तो इस तरह से करके एक नई भाषा का विकास होता है कि उसमें कुछ बदलाव हो जाता है। तो इसी तरह हमारी जो पीढ़ियों के हिसाब से हमारी जो हिंदी भाषा का उत्पन्न हुई है वो अपभ्रंश भाषा सौर्य सैनी भाषा से उत्पन्न हुई है। पहले ये अपभ्रंश भाषाएं जो थी वो प्रकृति भाषाओं से उत्पन्न हुई थी और प्रकृति भाषाएं जो है हमारी संस्कृत, जो हमारी बोलचाल की आम बोलचाल की भाषाएं संस्कृत थी, वहां से उत्पन्न हुई हैं। लेकिन अभी जो हमारी भाषाएं हैं हम ये देखते हैं कि हमारी जो हिंदी है वो संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है और ये हमारी भाषा जो है अपभ्रंश सौर्य सैनी भाषा से ली गई है। और हमारी हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि हम मानते हैं। और ये भी हम देखते हैं कि भाषा जो है जितनी अच्छी होगी और उसका हम इस्तेमाल जितने पूर्ण रूप से और उसकी जो शुद्ध मतलब अशुद्ध अगर भाषा का यूज करते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक है। हमें शुद्ध रूप को ग्रहण करना है। तो भाषा का जो इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा के 2 प्रकार हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लेकिन हम तीसरी भाषा भी इसमें ले सकते हैं, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, हम पहले सांकेतिक भाषा को ही देख लेते हैं। सांकेतिक भाषा वो भाषा होती है जिनको हम मतलब इशारों से बात करते हैं। जैसे हमारे दिव्यांगजन लोग हैं, उनके लिए अगर हमें इन भाषा का इस्तेमाल, अगर ये भाषा ना हो तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे अगर रंगों का है तो इस तरह से इशारे से उनको बुलाओ या कुछ भी हम ले सकते हैं। जैसे कि हमारे ट्रैफिक रूल्स होते हैं उसमें सिंबल्स बने होते हैं कि राइट टर्न करना है, यू टर्न करना है, या ब्लैक का रेड का सिंबल हो गया, क्रॉस का साइन हो गया तो हम बोलते हैं हॉस्पिटल है। मतलब इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं ये सब हमारे किसमें सांकेतिक भाषा को दर्शाते हैं। आइए हम मौखिक भाषा के बारे में पढ़ते हैं। जिस भाषा को मुख से बोला जाता है और कानों से सुना जाता है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा को कथित भाषा भी कहा जाता है। कथित मतलब कहना या बोलना। जैसे भाषण, नाटक, संवाद, फिल्म, ये सब में हम देखते हैं कि ज्यादातर हम उसको बोल करके ही लोगों को के सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर हम संवाद करते हैं तो संवाद में भी क्या होता है, वक्ता बोलता है और सुनने वाला श्रोता है वो सुनता है, मतलब वो उसके भावों को सुन के ग्रहण कर रहा है। इसी तरह अगर हम उदाहरण लेते हैं, राहुल एक बाल्टी पानी लाओ, तो ये भी हम उसे बोल करके ही बोलेंगे ना कि राहुल एक बाल्टी पानी ले आओ। हम उसे लिख करके नहीं बोल सकते, ना ही संकेत से बोल सकते, वो उसको समझ ही नहीं पाएगा। तो इसी तरह अब हम लेते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा लिख कर प्रकट की जाती है, उस भाषा को हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा। इसमें क्या होता है कि लिखित में कि जैसे कि सामने वाला लिख करके दूसरे के पास अपने भाव और विचारों को भेज रहा है, प्रकट कर रहा है। जैसे इसमें आ सकता है ग्रंथ, पुस्तकें, अखबार, ये सारे हमारे ग्रंथ में हमारी प्राचीन सभ्यताएं क्या थी, कैसे थी, उसको हम पढ़ करके ग्रहण करते हैं और उसको ग्रहण करके दूसरे के पास पहुंचाते हैं। जैसे हमारे टीचर्स हैं उसको पढ़ते हैं, उसके बाद हमारे लिखित भाषा में पढ़ते हैं और मौखिक रूप से हमारे पास मतलब उसको पहुंचाते हैं। इसी तरह
अगर हम ले सकते हैं उदाहरण, मोहन पत्र लिखता है, तो पत्र के द्वारा अपने भावों को प्रकट करता है। तो इस तरह की जो भाषाएं हैं हमारी दो प्रकार की, मुख्यतः दो प्रकार की भाषाएं मानी जाती हैं, लिखित और मौखिक। आइए हम भाषा में व्याकरण को समझते हैं। व्याकरण, व्याकरण वह शास्त्र जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। मतलब व्याकरण में हमें ये देखना होता है कि शुद्ध रूप कि व्याकरण हमें यह जानकारी प्राप्त करवाता है जिससे कि हम उसको एक अशुद्ध वर्ड है उसको हम ग्रामर की सहायता से उसका वाक्य जो है हम उसको सही कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आ सकता है हमारा संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीजें जो हमारा है व्याकरण में ही आता है, जिसकी सहायता से हम किसी भी ग्रंथ या साहित्यिक इन सब की हम रचना करते हैं। ये हमारा जो व्याकरण है वो भाषा में हमारा बहुत मुख्य रोल निभाता है। इसके बिना हम भाषा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। व्याकरण के विभाग, व्याकरण को 3 विभागों में बांटा गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम देखते हैं कि जहाँ पर वर्णों अथवा अक्षरों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण और उनके संयोग एवं संधि के नियमों का विचार किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विचार। वर्ण विचार जैसे कि हम ले लेते हैं अ, तो इसको हम पूरा करने के लिए किस तरह से लिखते हैं, जैसे हमारे स्वर और व्यंजन आप लोगों को पता होगा कि आ ये हमारे स्वर होते हैं और का खा गा घा ये सारे हमारे व्यंजन होते हैं। तो अगर हमें ये अ हो गया, ग हो गया, ये सब हमारे अलग अलग एक वर्ण है, मतलब भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है वर्ण। तो इन सबको अगर हम संधि विच्छेद करके कोई शब्द बनाया जाएगा तो वो हमारा वर्ण है। मतलब इनको हम अलग अलग जो भी लिखते हैं, क हो गया, च हो गया, ये सारे हमारे वर्ण में आते हैं। इस तरह हमारा दूसरा है क्या, शब्द विचार, जहां पर शब्द भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति और रचना आदि से संबंधित नियमों पर विचार किया जाता है, उसे शब्द विचार कहते हैं। शब्द विचार में हमारा आता है कि जिन वर्णों की सहायता से हम किसी शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम शब्द विचार कहते हैं। जैसे हम ले लेते हैं कमल, तो हमारा क, म और ल, ये हमारे 3 वर्ण हैं। तीनों वर्णों को मिलाकर के हमने एक शब्द का रूप दिया है, तो ये हमारा किसमें आएगा, शब्द विचार में। अगर हम इसका संधि करते हैं तो क्या हो जाएगा, क म अ ल, कमल। तो इसका हमारा संधि करके हमारा ये आएगा। अगर इनमें हम संधि करते हैं तो इसमें ऐसे आएगा अ। ग का अगर करते हैं तो ग प्लस अ, ग। इस तरह से हमारे वर्णों का वर्ण विचार में इस तरह से हमारी संधि की जाती है और संधि विच्छेद किया जाता है, और शब्द विचार में हमारे इस तरह से शब्द बना करके उसका संधि विच्छेद करना या उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, किस तरह से हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, ये सारा चीज हमारे किसमें आ जाता है, शब्द विचार में। तीसरा हम देखते हैं वाक्य विचार, जहां पर वाक्य भेद, अंग, उपांग, पारस्परिक, संश्लेषण, विश्लेषण और विराम चिन्हों और नियमों का प्रयोग होता है, उसे हम वाक्य विचार कहते हैं। इसमें हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मोहन, मोहन गीता का भाई है, तो इसमें हम विराम चिन्ह क्या है, ये कॉमा। हम देखते हैं कि अभी हमने देखा है ना कि यहाँ पे जैसे कि विराम चिन्ह हो गया या संश्लेषण विश्लेषण हो गया, तो किस तरह से हम वाक्यों का को अलग करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और किस तरह वाक्यों को जोड़ते हैं। वाक्यों को जोड़ना हमारा संश्लेषण होता है और वाक्यों को तोड़ना हमारा विश्लेषण होता है। तो इस तरह से हम किस तरह वाक्यों को लिखेंगे जिससे हमारा पूर्ण वाक्य होएगा। अब यहाँ पे हमने बता दिया कि मोहन, मोहन के बाद हमारा कॉमा आया, विराम चिन्ह ले लिया गया, कॉमा लिया और फिर गीता का भाई है, ये हमारा विराम चिन्ह है और ये हमारा कॉमा है। तो ये सारे हमारे चिन्ह लगा करके हम वाक्य को पूर्ण रूप देते हैं, तो वो हमारा क्या आता है, वाक्य विचार। बोली, बोली हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं को बोली कहते हैं। जैसे कि
पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी जैसे अलग अलग क्षेत्र हमारे देश में जितने राज्य हैं उस राज्यों के हिसाब से अलग अलग क्षेत्र हैं, वहाँ पे उनकी अलग अलग भाषाएं हैं। तो ये सब बोली जो होती है वो क्षेत्रीय बोली में आती है। इसी तरह हम लेते हैं लिपि। कथित विचारों एवं भावों को लिखकर प्रकट करने हेतु निश्चित किए गए चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। लिपि जैसे कि जिनकी आंखें नहीं होती है उनको हम अंधे लोगों के लिए एक लिपि का हमने वो किया है जिसको हम कहते हैं ब्रेल लिपि, कि वो लोग ब्रेल लिपि के द्वारा उसको छू करके पढ़ते हैं। तो ये भी हमारी एक लिपि है। इस तरह से ब्राह्मी लिपि हो गई, जिस प्रकार अशोक ने स्तंभों पर खुदवा करके ब्राह्मी लिपि में कुछ संदेश जो छोड़ रखे हैं, जो उन्होंने लिखवाए थे, वो हमारी किस भाषा में लिखी गई थी? ब्राह्मी लिपि में। रोमन लिपि हम देखते हैं कि रोमन शब्द इस तरह के होते हैं कि 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरह की जो लिपि होती है वो किस में आती है? हमारे रोमन लिपि में। तो ये सारी हमारी लिपियां हैं जिनको हमारे चिन्हों के माध्यम से प्रयोग किए जाते हैं। और हमारे प्राचीन काल में हम देखते थे कि ताम्रपत्र पे अलग अलग तरह के वो संदेश देना चाहते थे जिनके माध्यम से वो लिपियों का प्रयोग करते थे। तरह साहित्य, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। यह समाज और राष्ट्र का प्राण भी कहलाता है। कि साहित्य में हमारा देखते हैं एक तरह उपयोगी साहित्य होता है और ललित साहित्य होता है। उपयोगी साहित्य में साहित्य का मतलब ये है कि हमारे उसमें सारे जितने भी भाषाएं हैं, जितने भी हमारे हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, जो भी कुछ है वो साहित्य के अंदर ही आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है? हमारे समाज का, राष्ट्र का एक तरह से प्राण है। कि इसी के अंदर से हमारी प्राचीन सभ्यताएं क्या थी, आज की क्या है, आधुनिक में क्या है, आगे क्या होगी, इस तरह से हम वो साहित्य के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाते हैं। इसलिए साहित्य का हमारे इसमें बहुत बड़ा रोल है। अब ये क्या साहित्य? एक उपयोगी साहित्य। उपयोगी साहित्य में हमारा हो गया भूगोल, गणित, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, ये सब हमारे किस में आते हैं? उपयोगी शास्त्र में, जो हम बच्चों को मतलब पढ़ने की उसमें करते हैं। दूसरा हमारा होता है ललित साहित्य। ललित साहित्य में गद्य साहित्य होता है और उसको पद्य साहित्य, दो भागों में हमने बांटा है। गद्य साहित्य में हमारे उपन्यास आ गए, एकांकी आ गया, जीवन परिचय हो गया लोगों की, आत्मकथाएं आ गई, नाटक हो गया, कहानी हो गया, मतलब जितनी सारी चीजें हमारे पढ़ने के लिए कहानी जैसे माध्यम होते हैं वो सारी चीजें हमारे गद्य साहित्य में आते हैं। और पद्य साहित्य में हम देख लेते हैं कि जितनी हमारे कविताएं, श्लोक, जैसे कि कबीरदास, मीराबाई, ये सब हमारे दोहे, ये सब क्या है? सब हमारे पद्य साहित्य में आते हैं। तो हमारे ये साहित्य, और हम देखते हैं कि जो भाषा है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम कहते हैं कि हमारे जीवन में भाषा का क्या रोल है, किस तरह से वो महत्वपूर्ण है। अगर भाषा नहीं होती तो उसके माध्यम से हम अपने विचारों को किसी की तरफ कैसे प्रकट करते? तो हमारा जो कहीं पे भी हमारा जो जीवन निर्वाह होता वो बहुत मुश्किल होता, कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते। अगर हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भी जाते हैं तो भी हमें वहाँ पे कुछ चीज के लिए अपनी मतलब जीवन की जो बेसिक चीजें हैं उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारा जो साधन है वो भाषा ही हमारे काम आता है। और हमारी जो हिंदी भाषा है वो हमारी राष्ट्रभाषा है। और कहा गया कि इंग्लिश को हम राष्ट्रभाषा हमने नहीं लिया है, लेकिन ये जो ऑफिशियल वर्क होते हैं वो इंग्लिश भाषा में भी किए जाते हैं और हिंदी भाषा में भी किया जाता है, लेकिन हमारी मान्यता जो है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इसी के साथ हमारा आज का विषय भाषा समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।